तमाम देखती आंख और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज एक और न्यू स्टोरी के साथ तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। रिजवान आज अपनी कामयाबी पर बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने साथियों के साथ आज कामयाब डाका डाला था और काफ़ी माल और जेवरात वगैरह उसके हाथ आए थे। इसी खुशी में उसने अपने साथियों में काफ़ी माल तकसीम कर दिया था और पहाड़ों की गारों में जश्न का समा था। रिजवान इस खुशी में कहके लगा रहा था, इसके साथी भी खुशी में झूम रहे थे। रिजवान एक मुतवस्त और खुशहाल घराने का फ़र्द था जिससे उसके वालिदैन बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उसकी हर फरमाइश जो उनके इख्तियार में होती थी पूरी करते थे। मैट्रिक तक उसने तालीम पर मुकम्मल तवज्जो दी। उसके वालिद जमील साहब एक माहिर डॉक्टर थे और उन लोगों का गुजर बुजर बहुत अच्छी तरह हो रहा था और उनकी दिली तमन्ना यह थी कि रिजवान भी डॉक्टर बने और सिसकती हुई इंसानियत की खिदमत करे, क्योंकि वो माशरे में फैली हुई दौलत की हवस को देख रहे थे। जहां हर काम पैसे के लिए हो रहा था, लोग अपना ज़मीर तक उस पैसे की खातिर फ़रोख्त कर रहे थे। डॉक्टरों की एक बड़ी तादाद दौलत बटोरने के लिए मरीजों की खाल उतार रही थी। वो रिजवान को एक मसीहा देखना चाहते थे जो कि इल्म को कौम की अमानत समझे। वो काफ़ी अरसे से ये ख्वाब देख रहे थे कि एक हस्पताल कायम करें जिसमें मरीज़ों का इलाज मुफ्त या वजबी फ़ीस पर हो। जमील साहब ने अपनी बसात के मुताबिक एक छोटा सा हस्पताल बना भी लिया था। अब उनकी सबसे बड़ी उम्मीद रिजवान था, क्योंकि वो भी डॉक्टर बनकर उनके मिशन को पाए तकमील तक पहुंचा सकता था। डॉक्टर जमील अपने छोटे से अस्पताल में बैठे मरीजों का मुआयना कर रहे थे कि रिजवान दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। जमील साहब ने नज़र ऊपर उठाई तो सामने रिजवान खड़ा था। क्या बात है रिजवान? जमील साहब ने कहा। अब्बा जान, मैं एक इतला देने आया हूँ। रिजवान ने कहा। इतला? कैसी इतला? जमील साहब ने पूछा। इतला नहीं, खुशखबरी सुनाने आया हूँ, रिजवान ने सस्पेंस पैदा करते हुए कहा। खुशखबरी तो मैं समझ गया हूँ जो तुम सुनाने आए हो, जमील साहब ने कहा। यानी आपको पहले से मालूम है? रिजवान ने पूछा। तुमने खुशखबरी कहा तो मैं समझ गया। तुमने खुशखबरी कहा तो मैं समझ गया कि तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया है। जमील साहब ने कहा। जी अब्बा जान, रिज़ल्ट आ गया है और मैं आपकी दुआओं से उसे ग्रेड में पास हो गया हूँ, रिजवान ने खुशी से भरपूर लहजे में कहा। तुमने अपनी अम्मी को बताया है या नहीं? जमील साहब ने पूछा। अभी जाकर बताता हूँ। ये कहते हुए रिजवान कमरे से बाहर निकल गया। दोपहर में जमील साहब घर पहुँचे तो उनके हाथ में मिठाई का एक बड़ा सा डिब्बा था जो उन्होंने मोहल्ले में तकसीम करवा दी। तुम्हारा दाखिला कब होगा? बेगम जमील ने कहा। तकरीबन 2 माह बाद, रिजवान ने कहा। ऐसा करो कि कुछ किताबें अभी से ख़रीद लो ताकि 2 माह तक घर पर पढ़ते रहो, ताकि तुमको बाद में मुश्किल ना हो, बेगम जमील ने कहा। अब्बा जान, दाखिला मैं किस कॉलेज में लूँ? रिजवान ने पूछा। किसी भी कॉलेज में दाखिला ले लो, जमील साहब ने कहा। कोई अच्छा कॉलेज हो तो बात है, रिजवान ने कहा। अच्छे से तुम्हारी मुराद क्या है? बेगम जमील ने रिजवान से सवाल किया। जिसकी पढ़ाई ज़बरदस्त हो, रिजवान ने कहा। कॉलेज तमाम अच्छे होते हैं और पढ़ाई भी हर कॉलेज की उम्दा होती है, बशर्त ये कि तालिब इल्म खुद मेहनत से पढ़े और अपने मुस्तकबिल को कौम की अमानत समझे, बेगम जमील ने कहा। रिजवान कॉलेज में दाखिल हुआ तो कॉलेज के माहौल में आज़ादी से उसने गलत मतलब लिया। उसने कॉलेज के अच्छे दोस्तों की बजाय ऐसे साथियों की सुहबत इख्तियार कर ली जो कि पढ़ाई के बहाने रिजवान को साथ मिलाकर चोरियां करते थे। 2 दिन बाद रिजवान जैसे ही कॉलेज के गेट से दाखिल हुआ, उसकी नज़र आकिल, लतीफ़, ताज और कुतुब पर पड़ी जो कैंटीन के दरवाजे पर खड़े थे। रिजवान सीधा उनके पास पहुंचा और ये लोग घास पर बैठ गए। 2 दिन कहाँ रहे? लतीफ़ ने पूछा। तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए नहीं आया, रिजवान ने जवाब दिया। मैं आज स्कूटर लेकर आया हूँ, लतीफ़ ने बताया। स्कूटर लाए हो? मेरे जहन में एक ख्याल आया कि स्कूटर पर दोपहर में वारदात की जाए, इस तरह कुछ माल भी हाथ आ जाएगा, आकिल ने कहा। यार वाकई आइडिया तो बुरा नहीं है, ताज ने कहा। इस काम के लिए 2 लोगों का होना ज़रूरी है, लतीफ़ ने कहा। तुम्हारे साथ मैं चलता हूँ, कुतुब ने कहा। नहीं, रिजवान मेरे साथ रहेगा, लतीफ़ ने कहा। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है,
रिजवान ने कहा। तो फिर आज दोपहर में चलेंगे ताकि गलियां सुनसान हो। लतीफ़ ने कहा ठीक है, जब तक घूम फिर कर आते हैं। 2 बजे वापस जमा होंगे और ये लोग आवारागर्दी करने निकल पड़े। 2 बजे रिजवान लतीफ़ के साथ स्कूटर पर सवार मुख्तलिफ गलियों में शिकार की तलाश में घूम रहा था, जबकि इसके देगर दोस्त एक होटल में बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे। एक गली में उनको एक आदमी हाथ में बैग लिए हुए नजर आया। लतीफ़ ने रिजवान को होशियार किया और तेजी से स्कूटर उसके बराबर से लेकर गुजरा। अगले ही लम्हे उस शख्स का बैग रिजवान के हाथ में था और वो आदमी चिल्लाता ही रह गया और ये लोग हवा हो गए। ताज, कुतुब, आकिल कुछ देर बैठकर अपने अड्डे की तरफ चले गए जो एक कमरे की सूरत में था। थोड़ी देर बाद रिजवान और लतीफ़ कमरे में दाखिल हुए। कैसा रहा दोस्तों? कुतुब ने पूछा। कामयाब रहे हैं, रिजवान ने फखरिया अंदाज में कहा। क्या हाथ आया? ताज ने बेचैनी से पूछा। अभी बैग खोल कर नहीं देखा है, तुम्हारे सामने ही चेक करते हैं कि इसमें क्या कुछ है। लतीफ़ ने तमाम चीज़ें बैग से निकाल कर ज़मीन पर डाल दी, जिनमें चंद कागजात, चाबियाँ और 1000 रुपये थे। कागजात फाड़ कर कूड़े में डाल दो और चाबियाँ कोने में रख दो, कभी किसी का ताला खोलेंगे और माल बराबर तकसीम कर लो। रिजवान ने कहा, यार ये धंधा तो बहुत अच्छा है, क्यों ना इसको ही अपना लिया जाए। आकिल ने कहा, ठीक है, मगर हर रोज़ अलहदा टीम होगी और स्कूटर की 3-4 नंबर प्लेटें बनवा लो, और मैं तो रिजवान के साथ ही जाया करूँगा। लतीफ़ ने कहा। ठीक है, मैं और कुतुब एक साथ जाएंगे। ताज ने कहा। माल तो आज काफ़ी मिल गया है, चलो सिनेमा चलते हैं, शाम को मौज उड़ाएंगे। कुतुब ने कहा। फिल्म के बाद कल जमा होने का कहकर ये लोग चल दिए। दूसरे दिन कुतुब और ताज ने अपनी बारी संभाली और एक औरत का पर्स लेकर रफू चक्कर हो गए, जिसमें जेवरात और 400 रुपये निकले। अब ये लोग मुख्तलिफ इलाकों में रोज़ लोगों को लूटने लगे। कई दिनों के बाद रिजवान और लतीफ़ की बारी आई। ये लोग खामोशी से मुख्तलिफ गलियों में घूमते रहे और एक जगह एक राहगीर के हाथ से इनका थैला रिजवान ने छीना और लतीफ़ ने स्कूटर की रफ्तार तेज़ कर दी। ये लोग अपनी कामयाबी पर खुशी एक गली से निकले तो सामने ईगल स्क्वाड की गाड़ी खड़ी थी, जिस पर पुलिस वाले ने पोजीशन ले रखी थी। स्कूटर को रोकने का इशारा किया। लतीफ़ ने बाहालत मजबूरी स्कूटर रोक दिया। दोनों को थाने ले जाया गया। यहाँ वो आदमी पहले से मौजूद था जिसका रिजवान ने थैला चीना था। हम लोगों को काफ़ी दिनों से तुम्हारी तलाश थी और आज मंसूबे के तहत तुमको पकड़ा गया है, इंस्पेक्टर हबीब ने कहा। मगर हमने क्या जुर्म किया है? रिजवान ने अनजान बनते हुए कहा। तुमको कसूर मैं बताऊं? यह थैला तुम्हारे पास कैसे आया? इंस्पेक्टर हबीब ने पूछा। ये हमें रास्ते में मिला था, लतीफ़ ने कहा। तुम्हारी कुछ खातिर तवाज़ो ही हो जाए ताकि तुम लोगों को याद आए कि यह थैला कहाँ से मिला था या छीना था। कांस्टेबल, इनकी ज़रा खातिर तवाज़ो करो और फिर लाकअप में बंद कर दो, इंस्पेक्टर हबीब ने कहा। कुछ देर बाद इन लोगों का हुलिया बिगड़ चुका था। तुम लोगों के घर वालों को बुलाया जाए या फिर तुम सरकारी घर में खुश रहोगे, इंस्पेक्टर हबीब ने कहा। यह फ़ोन नंबर है, जल्दी से बुलवा दें, रिजवान ने कहा। थोड़ी देर बाद रिजवान के वालिद जमील साहब थाने में दाखिल हुए और उन्होंने सबसे पहले इंस्पेक्टर हबीब से मुलाकात की। इंस्पेक्टर हबीब उनसे बड़ी गर्मजोशी से मिले। लगता है डॉक्टर साहब आप मरीज़ को देखने थाने चले आए हैं, इसलिए मैं काफ़ी दिनों से आपके अस्पताल नहीं आया हूँ, इंस्पेक्टर हबीब ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल मैं रिजवान के लिए आया हूँ, जमील साहब ने कहा। वो रिजवान जो राहज़नी केस में पकड़ा गया है, इंस्पेक्टर ने पूछा। जी वही लड़का, जमील साहब ने कहा। आपका उससे क्या ताल्लुक़ है? इंस्पेक्टर हबीब ने पूछा। रिजवान मेरा बेटा है, जमील साहब मुश्किल में बोले। ओ, इंस्पेक्टर हबीब खामोश हो गए और फिर कुछ देर बाद बोले, मैं उसको आपकी ज़मानत पर छोड़ देता हूँ, मगर घर ले जाकर उसको अच्छी तरह समझाएं कि ऐसी हरकतें ना करे, इंस्पेक्टर हबीब ने कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जमील साहब ने कहा। जमील साहब रिजवान को घर ले आए। तुम मेरा आखिरी सहारा हो, उम्मीद की किरण हो, इसलिए तुम सही राह पर आओ। चोरी चुकारी से आदमी जलील ख्वार हो जाता है बेटा।